अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर नजीबुल्ला ख़ान। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो केमिस्ट्री 10th क्लास, और केमिस्ट्री 10th क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है, इसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन तब आपको समझ आएगी अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का पता हो, अगर आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पता हो। तो रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप थोड़ा सा इसको देख ले तो ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आए चलो बगैर वेस्ट टाइम की इसको स्टार्ट कर देंगे। व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन और इसको हमने डिराइव कैसे करना है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें लॉ ऑफ मास एक्शन पे या लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर जिन साइंटिस्ट ने काम किया है, दो ही साइंटिस्ट है। एक साइंटिस्ट था, इसका नाम है गोल्डबर्ग, और एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है वेज। इन दोनों ने आकर 1864 में एक लॉ डिज़ाइन किया है, एक लॉ को इन दोनों ने फ्रेम किया है। इस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। और फिर इन दोनों ने इस लॉ को डिराइव भी किया है, मैथमेटिकली इनको डिराइव किया है। तो याद रखिए ये दो बातें जो मैंने बताई है वो ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली ये बेस कर रही है, इसकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो दो ही चीज़ें हो सकते हैं। एक का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे का नाम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी सारे के सारे वो केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल इन नेचर हो और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ओबे करे, फॉलो करे, ये सारी रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को भी ओबे करेंगे। और इरिवर्सिबल रिएक्शन याद रखिए कभी भी लॉ ऑफ मास एक्शन को ओबे नहीं करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन ले ले, तो केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन अगर आप ले ले तो उनका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या चीज़? रिएक्टेंट्स। क्या है? रिएक्टेंट्स है, ठीक है। और ये रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्शन कर ले तो ये जाकर बनाते हैं क्या चीज़? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब थोड़ा समय पहले आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताता हूँ और साथ साथ में डायनेमिक इक्विलिब्रियम के वर्ड्स भी यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो रिएक्टेंट्स है ये आहिस्ता आहिस्ता जाते आकर ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? प्रोडक्ट में। एक ख़ास रिएक्शन की मदद से जाएंगे, इस रिएक्शन का नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन। और कुछ प्रोडक्ट्स जब बनने लग जाते हैं तो प्रोडक्ट्स की मिकदार भी जब बढ़ जाए और आखिर में ये दोबारा टूटना शुरू हो जाते हैं और वापस आकर के ये बना लेंगे किसको? रिएक्टेंट्स को बना लेंगे। और ये एक खास रिएक्शन की मदद से आएंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या है? यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन का नाम क्या है? रिवर्स रिएक्शन। तो ये वाला होगा फॉरवर्ड फेज और यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स फेज। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक कंडीशन तो फॉलो हुआ, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल, आर का मतलब क्या है? रिएक्शन। दूसरी बात, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, ये जब दोनों आपस में इक्वल हो जाए, साथ साथ में मोशन भी जारी है, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हमने नाम दे दिया था, इसका नाम है नंबर 2 वाला डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो याद रखिए मैंने बता दिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन की जो बेसिक फाउंडेशन है वो यही दो पॉइंट्स है। सबसे पहले वाले का नाम क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरे वाले का नाम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस लॉ को मजीद हमने इसको पहले क्या करना है? डिफाइन करना है। बाद में हम आएंगे इसकी डेरिवेशन की तरफ आएंगे। तो डिफाइन करने से पहले भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस लॉ की डेफिनेशन के अंदर दो पॉइंट्स आएंगे। पहले हम इन दो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और इसके बाद इस लॉ को हमने क्या करना है? डिफाइन करना है। यहाँ पर फिर से ये चीज़ मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास केमिकल रिएक्शन में या इक्वेशन के अंदर सबसे पहले पार्ट का नाम है रिएक्टेंट्स। जब ये आपस में रिएक्शन कर ले तो ये क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी जब केमिकल रिएक्शन के अंदर
केमिकल्स जब रिएक्शन कर ले तो रिएक्शन करने के बाद वो जाकर प्रोडक्ट बनाते हैं और वही प्रोडक्ट दोबारा स्प्लिट होकर के, टूट करके, डिवाइड होकर के वापस आकर के बनाते, किस चीज़ को बनाते हैं, रिएक्टेंट्स को बनाते हैं। ये इस तरह की जो रिएक्शन होते हैं उनका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो रिएक्टेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मान ले मैं 100 ग्राम के रिएक्टेंट्स ले लूँ, कितने, 100 ग्राम के रिएक्टेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ नोट कर ले, हमेशा जितने भी रिएक्टेंट्स है ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आकर रिएक्शन में हिस्सा ले। कुछ इस तरह के भी रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको कोलिजन का, टकराव का, रिएक्शन का, फाइट का कोई मौका ही नहीं मिल रहा, वो इनर्ट रहते हैं। क्या रहते हैं, इनर्ट रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल 100 ग्राम में से मैं कहूँगा कि 80 ग्राम वो रिएक्टेंट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, जो कोलिजन में हिस्सा ले रहा है, जो टकराव में हिस्सा ले रहा है, और तब ये जाकर कन्वर्ट हो जाते किस में, प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पे 20 ग्राम आप जो रिएक्टेंट्स है वो इस तरह के रिएक्टेंट्स है जो बिल्कुल खामोश पड़े रहते हैं, इनर्ट रहते हैं, उनको टकराव का मौका ही नहीं मिल रहा, वो उनका मूड ही नहीं है कि वो जाकर रिएक्शन में हिस्सा ले। अच्छा, तो यहाँ पर जो 80 ग्राम केमिकल जो रिएक्टेंट्स है, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इस मास आप रिएक्टेंट को हम नाम देंगे एक्टिव मास। बस इस वर्ड को समझना हमारा मेन मकसद है। इस मास का नाम है एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब वो मास, रिएक्टेंट का वो मास जो केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, उस मास का नाम है एक्टिव मास। और वो मास जो केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो ये बिल्कुल इनर्ट है, खामोश है, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा, इस मास को फिर कहा जाता है कौन सा मास, इनएक्टिव मास। ये कौन सी मास है, इनएक्टिव मास। तो ये वो मास है, याद रखिए, ये बिल्कुल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहा, इनएक्टिव है, खामोश है, इनर्ट है। तो इस 20 ग्राम को फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इनएक्टिव मास और 80 ग्राम को हम कहेंगे क्या, एक्टिव मास। एक चीज़ और बता रहा हूँ, लॉ ऑफ मास सेक्शन में इस बात को भी हमने करना है कि याद रखिए जितना मास ज़्यादा होगा, कौन सा मास, जितना एक्टिव मास ज़्यादा है, जितनी एक्टिव मास की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उतना रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। तो अब आएंगे यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, इस पॉइंट को भी हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ना है। तो डेफिनेशन तब आपको समझ आ जाएगी अगर आप इन वर्ड्स को पहले सीखें। देखो, अगर डायरेक्टली वहाँ पर मैं एक्टिव मास का वर्ड इस्तेमाल करता तो आपके लिए ये बात मुश्किल हो जाती कि एक्टिव मास फिर कौन सी मास है। इसी तरह इधर एक और भी वर्ड है, इसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले ये छोटे छोटे वर्ड्स है, इनको आप क्लियर कर ले, तब आपके लिए कोई भी टॉपिक हो वो फिर इंशाल्लाह आसानी के साथ आप क्लियर कर सकते हो। याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब सिर्फ एक चीज़ है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ पर रिएक्शन की टाइम की बात हो रही है कि एक रिएक्शन जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में तो इसमें कितना टाइम लगता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। बस सिर्फ यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में हम एक चीज़ की बात करते हैं, वो क्या है, टाइम है। और टाइम के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, स्पीड की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो रिएक्टेंट्स हैं जब ये आपस में रिएक्शन कर ले तो कितनी टाइम में ये जा कर के कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात करते हैं। तो इस टाइम पीरियड को हम फिर नाम देंगे क्या चीज़, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है ये भी मैं आपको करा के दूंगा। इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। द टाइम in which the reactants are converted into products, इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत कम है, यानी बहुत कम टाइम में रिएक्टेंट जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में,
और कुछ इस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, यानी लॉन्ग टाइम में रिएक्टेंट जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। कुछ फिर इस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, दरमियाना होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड रिएक्शन बेसिकली 3 तरह के हैं। फिर इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी रिएक्शन के नेचर को अगर हम देखें, रिएक्शन के नेचर को अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, 3 तरह के रिएक्शन केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला नंबर 1, सबसे पहले वाले को हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो बहुत ज्यादा फास्ट है, इनका रेट, इनका स्पीड हम मालूम कर ही नहीं सकते। यानी ये रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इतने तेजी से कन्वर्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल इनका टाइम हम मालूम कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। और इनमें रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका टाइम बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल ये माइक्रो सेकंड में हो सकते हैं, तो ये फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो फास्ट रिएक्शन किसके होते हैं? फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड की जितनी भी रिएक्शंस है वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? दे आर फास्ट रिएक्शन। चलो सेकेंड टाइप ऑफ जो रिएक्शन होता है वो फिर क्या होते हैं? मॉडरेट होते हैं। क्या होते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। याद रखिए मॉडरेट रिएक्शंस क्या होते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस वो होते हैं जो नॉर्मल स्पीड से जाते हैं, ना बहुत स्लो है और ना बहुत ज़्यादा क्या है, फास्ट है। और आखिर वाला जो हमारे पास है इसका नाम है बिल्कुल ये क्या है? स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस। तो याद रखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से जो रिएक्शन है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है: फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ये वो रिएक्शन है जिनका टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम है। और मॉडरेट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन होते हैं और स्लो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। इनका रेट ऑफ रिएक्शन न इनका हम मालूम करते हैं न इनका मालूम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये हो ही नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इतना टाइम केमिस्ट्री वालों के पास नहीं है कि एक रिएक्शन के लिए वो महीनों में बैठ जाए, हफ्तों में बैठ जाए। तो नॉर्मली हम इन रिएक्शन को फेवर करेंगे जिसका नाम क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। इनका एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, ये आयोनिक कंपाउंड शो करते हैं और ये वाला कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं। और स्लो रिएक्शन, फॉर एग्जांपल स्लो रिएक्शन का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि क्या है? कोरूजन, जंग लगना। आप कोई लोहा ले, इधर माहौल आप फ्री एटमॉस्फेयर में रखें, तो आप आए 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 5-6 महीनों के बाद आ जाए, साफ सुथरा लोहा होगा। और 6 महीनों के बाद, 5 महीनों के बाद जब आप आओगे तो या इसने जंग पकड़ा हुआ है। तो ये असल में क्या है? स्लो रिएक्शन है। आप आएंगे डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं किस चीज़ को? लॉ ऑफ मास एक्शन को। लेकिन याद रखिए मैंने सिर्फ ये चीज़ इसलिए आपको बताई क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम क्या है? एक्टिव मासेस है। और यहाँ पर एक और वर्ड भी यूज़ हो जाता है जिसका नाम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, the rate of chemical reaction, वही वर्ड है जो हमने पहले इसको डिफाइन किया है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। According to this law, the rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार। किसकी बात हो रही है? मिकदार की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है।
is directly proportional to the concentration of active masses. एक्टिव masses वही बात है जो हमने डिफाइन किया है, वही पॉइंट है, एक्टिव masses of reactants. This law is known as law of mass action. मतलब इसका क्या होगा, इसका क्लियर और वाज़ेह मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और ये जब आपस में रिएक्शन कर लें, ये जब आपस में रिएक्शन कर ले तो रिएक्शन करने के बाद ये जाकर बनाएंगे, किस चीज़ को बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे। मकसद ये हुआ कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एक्टिव मास अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा है, अगर रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास यहाँ पे कम है तो रिएक्शन का स्पीड भी क्या है, कम है। इस लॉ को कहा जाता है कौन सी लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन। डियर स्टूडेंट, इसी के अंदर इस पॉइंट को भी आपने याद करना है, जब ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते प्रोडक्ट में तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन का नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब प्रोडक्ट दोबारा टूट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं इस रिएक्शन को हम नाम देंगे किसका, रिवर्स रिएक्शन। किसका, रिवर्स रिएक्शन। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दूंगा क्योंकि हम अपने कोर्स के हिसाब से चलते हैं। जहाँ पर भी रिएक्टेंट्स का वर्ड लिखा है या जहाँ पर प्रोडक्ट का वर्ड लिखा है इसके लिए हम एक इक्वेशन डिज़ाइन करते हैं। आप फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फर्जी कुछ चीज़ें लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स के बजाय यानी जो आर मैंने लिया है यहाँ पर मैं लेता हूँ ए प्लस बी, यानी ए और बी हमारी रिएक्टेंट्स है। जब ये रिएक्शन कर लें, रिएक्शन करने के बाद ये जाकर बनाते क्या चीज़ बनाते, प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सी और डी होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की मदद से और फिर जो प्रोडक्ट दोबारा टूट करके रिएक्टेंट बनाते हैं रिवर्स रिएक्शन की मदद से। अब हमने जाना है लॉ ऑफ मास एक्शन को हमने डिराइव करना है, इसकी डेरिवेशन किस तरह से होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन यानी लॉ ऑफ मास एक्शन को बेसिकली डिराइव किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है फॉरवर्ड रिएक्शन से और फिर हमने बात करनी किस चीज़ की, रिवर्स रिएक्शन की। तो याद रखिए फॉरवर्ड रिएक्शन का जो दारोमदार है, जो जिम्मेदारी है वो किस चीज़ के ऊपर है, रिएक्टेंट्स के ऊपर है। अगर रिएक्टेंट्स ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, अगर रिएक्टेंट्स कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, कम है। मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अब आएंगे इसको किस तरह से हमने डिनोट करना है। नंबर 1 पे फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ, बस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में सिर्फ लिखता हूँ आर एफ से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट्स की, किसकी, रिएक्टेंट्स की। यानी अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा है, ऊपर वाले एरो का मतलब ज़्यादा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा है। अगर आपके पास अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, कम है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब आएंगे इस इक्वेशन को और सिंपल करते हैं तो हम यूँ लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिएक्टेंट्स की बजाय में रिएक्टेंट्स के लिए जो हमने अल्फ़ाबेट्स लिए हैं वही हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए लिखता हूँ। याद रखिए ए की जो कंसंट्रेशन है, ए की जो मिकदार है उसको हमने शो करना है स्क्वायर ब्रैकेट से। ए असल में शो कर रहा है रिएक्टेंट्स को और उन रिएक्टेंट्स की मिकदार को जाहिर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, बड़ी ब्रैकेट लेंगे, चाहे ए का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, सारे सब के साथ हमने बड़ी ब्रैकेट लिखना है। वो शो करते हैं इनकी मिकदार, इनकी कंसंट्रेशन। साथ साथ में हम यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखते हैं, इसका नाम क्या है, बी है, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। याद रखिए कुछ स्टूडेंट्स इस तरह की भी सवाल अक्सर स्टूडेंट ने मुझसे पूछे हैं कि सर या तो हम लिखते हैं ए प्लस बी,
ये कोई मैथ्स नहीं है। यहाँ पर हम ये शो करते हैं कि रिएक्टेंट्स में फॉर एग्जांपल अगर दो डिफरेंट है, एक का नाम ए होगा तो दूसरे का नाम क्या होगा, बी होगा। यहाँ प्लस का मतलब जस्ट ए और बी को इसने शो करना है, इसमें कोई एडिशन यहाँ नहीं हो रहा है, प्लस माइनस इधर नहीं हो रहा है। और वो फिर कहते हैं कि इधर मान ले हमने प्लस लिख लिया है तो यहाँ पे वही कोई प्लस है नहीं, मान ले यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो याद रखिए ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। ए को हमने ज़ाहिर कर दिया ए से और इसकी मिकदार को हमने ज़ाहिर किया स्क्वायर ब्रैकेट से, बी को हमने ज़ाहिर किया बी से और इनकी मिकदार को हमने ज़ाहिर कर दिया किस से, स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। बस अब इसको थोड़ा सा और भी सिंपल करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बजाय इस बार हम लिखते हैं जहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट क्या होता है, के होता है। के एक कांस्टेंट है, लेकिन याद रखिए कौन सी रिएक्शन की कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन की कांस्टेंट। फिलहाल बात हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है, या जो कांस्टेंट आएगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन का आएगा। यहाँ पर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की, फॉरवर्ड, यहाँ पर भी फॉरवर्ड, यहाँ भी फॉरवर्ड। तो इस के साथ हम एफ लिखते हैं। एक एफ का मतलब क्या है, ये जो के है कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम ये चीज़ अपनी जगह पे लिखते हैं ए की कंसंट्रेशन, और साथ में हम लिखते हैं किस चीज़ की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ गया है इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 है। मतलब ये इक्वेशन हमने फ्रेम किया, ये इक्वेशन डिज़ाइन हुआ कौन से रिएक्शन के लिए डिज़ाइन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब आएंगे यहाँ पर एक और रिएक्शन की बात की जाती है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, रिवर्स रिएक्शन। तो सेकेंड हम यहाँ पर लिखते हैं कौन सा रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, रिवर्स रिएक्शन जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो फिर टूट करके आ करके दोबारा रिवर्स रिएक्शन की मदद से किसको बना रहे, रिएक्टेंट्स को बना रहे। मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा है, अगर प्रोडक्ट की मिकदार कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, कम है। अब आएंगे ज़रा इसको सेम टू सेम इसी पैटर्न के साथ हमने लिखना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ स्मॉल आर में लिखता हूँ, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, प्रोडक्ट का, किसका, प्रोडक्ट का। अगर याद रखिए आपके पास प्रोडक्ट की मिकदार अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी ज़्यादा है, अगर प्रोडक्ट की मिकदार कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, रिवर्स रिएक्शन भी क्या है, कम है। अब आएंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सेम टू सेम इसी तरह लिखते हैं। जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो प्रोडक्ट है। याद रखिए प्रोडक्ट की बजाय मैंने किस चीज़ को लिखना है, सी और डी को मैंने लिखना है, लेकिन बी इसको भी इस बार किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखना है, किसको लिखना है, सी को लिखना है और सी को स्क्वायर ब्रैकेट देंगे कंसंट्रेशन के लिए। और यहाँ पर डी को भी हमने लिखना है, डी को भी हमने क्या देना है, कंसंट्रेशन देना है। अच्छा एक और पॉइंट आगे बढ़ेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटा दें, यहाँ से ख़त्म कर दें, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, लेकिन कौन से रिएक्शन का कांस्टेंट है, क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है या रिवर्स का है। इस बार यहाँ पर ये किस चीज़ की बात हो रही है, रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, के आर लिखते हैं, और साथ साथ में यहाँ पर यही चीज़ हम लिख लेंगे, सी की कंसंट्रेशन और साथ साथ में किसकी कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन। अच्छा अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। यानी जब भी हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात की तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम उस टाइम केमिकल रिएक्शन में आएगा या आ रहा था, ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में क्या थे, इक्वल थे। उस टाइम कौन आ रहा था, कौन इस्टेब्लिश हो रहा था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इस्टेब्लिश हो रहा था। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जहाँ भी इक्विलिब्रियम की बात आ जाती है, एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में या इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, याद रखिए इक्विलिब्रियम पे ये बातें हो सकती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मतलब ये होगा कि जितना
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा। किस चीज़ पे होगा? एट इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गया है, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर कौन सा? इक्वेशन नंबर 2 है, जो रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन है। तो अभी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बजाय हमने इसको लिखना है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बजाय हमने इसको लिखना है। इस इक्वेशन के अंदर हमने इसको पुट करना है। तो चलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड की बजाय RF की बजाय हमने RF का ये पूरा वैल्यू लिखना है और RR की बजाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बजाय हमने पूरा इसका क्या लिखना है? वैल्यू लिखना है। क्लियर है? चलो अब आएंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। फॉरवर्ड रिएक्शन की बजाय मैंने क्या लिखना है? KF और साथ में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A और साथ में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ क्या? B है। इक्वल अपनी जगह पे लगा लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन किसका? रिवर्स रिएक्शन का। साथ में हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C और साथ में यहाँ पर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ किसका? D का हम लिखते हैं। इस बार ऐसा इक्वेशन आया जिसके अंदर हमारे पास क्या है? दो कांस्टेंट है। तो हम कहते हैं हमेशा मैथ्स की ज़बान में कि जहाँ पर भी दो चीज़ें सेम हो तो हम सेम चीज़ों को एक साइड पे लेके आएंगे। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। हम चाहते हैं कि इस कांस्टेंट को एक साइड पे कर दे, इक्वेशन के एक साइड पे कर दे। देखो ये कि आर जो है, ये जो कि आर है इधर, ये इसके साथ आपस में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन की इस साइड पे लेके आना है। ये राइट साइड है, इसको हमने लेफ्ट पे लाना है। तो के आर इधर मल्टीप्लाइड है, अगर इधर लिया है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये जो ए और बी और समेत कंसंट्रेशन के एफ के साथ इधर मल्टीप्लाइड है, अगर इक्वेशन की इस साइड पे लेके जाए तो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। सिंपली हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये होगा कि के जो एफ है अपनी जगह पे छोड़ देंगे, के आर को उधर लेके वहां से लेके आएंगे। यहाँ पर के आर है, इक्वल अपनी जगह पे लिखते हैं और साथ में सी की कंसंट्रेशन अपनी जगह पे है, सी की कंसंट्रेशन अपनी जगह पे है और साथ में डी की जो कंसंट्रेशन है वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन हमने डिवाइड किया, किसको उधर लेके गए? ए और बी को उधर लेके गए। तो यहाँ पर ए की जो कंसंट्रेशन है और साथ साथ में बी की जो कंसंट्रेशन है, ये यहाँ पर क्या हो गए? डिवाइड हो गए। अब एक नया फॉर्म हमें मिला, लेकिन ये बात आपने ज़रूर याद रखना है। देखो यहाँ पे कि एफ भी है और क्या भी है? कि आर भी है। जहाँ पर भी आपके पास एक इक्वेशन के अंदर अगर दो कांस्टेंट आ गए तो दो कांस्टेंट कभी भी हम नहीं लिख सकते। तो इन दो कांस्टेंट को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक और कांस्टेंट आएगा जो इनको क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। वो क्या है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए के एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? के आर है, तो इसका इक्वल आएगा क्या चीज़? के सी आएगा। तो के एफ और के आर दोनों को हम यहाँ से हटाएंगे, इसकी जगह एक और नया कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? के सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू, यहाँ पर सी की कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है? डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या है? ए की कंसंट्रेशन और साथ साथ में किसकी कंसंट्रेशन? बी की कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्म आप, तो ये जो इक्वेशन की ये फॉर्म हमें मिल जाती है, ये हमारे पास इसकी लास्ट एंड फाइनल फॉर्म है। और इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को मैथमेटिकली भी क्या कर दिया है? डिराइव कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है? सिर्फ दो पॉइंट्स को आपने समझना है। के सी एक कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है? ये नाम हम इनको देंगे, इसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस इस पॉइंट को आपने नोट करना है। के सी इज अ कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पे सी और डी क्या है? सी और डी के साथ में इधर क्या लिखता हूँ? पी लिखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो सी और डी है वो हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। जो ए और बी है इसके साथ में यहाँ पर क्या लिखता हूँ? आर लिखता हूँ। आर का मतलब ये क्या है? रिएक्टेंट है। ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, सी और डी हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केसी आपके पास जब आ जाए, केसी असल में एक रेशो का नाम है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। केसी असल में एक रेशो का नाम है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस किया, बहुत हाई लेवल का हमने डिस्कशन यहाँ पर की है।
तो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।